सुप्रभात बच्चों। निबंध लेखन के बाद अब हम जो हमारा एक पाठ पहलवान की ढोलक हमने पढ़ा था, उसके प्रश्नोत्तर की चर्चा इस वीडियो में हम आज करेंगे। पहलवान की ढोलक पाठ बच्चों हम पढ़ चुके हैं और उस पाठ का सार भी हम जान चुके हैं। वो पाठ एक कहानी है। ये कहानी पाठ को जब आपने पढ़ा, हमने चर्चा की थी, तो उसमें आपने जाना कि ये कहानी हमारी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, उन लोक कलाओं और लोक संस्कृति और लोक कलाकारों के ख़त्म होने की कहानी है। किस तरह आज हमारी लोक कलाएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तकनीक में अत्यधिक विकास के कारण नई नई चीज़ें मनोरंजन से संबंधित इस समय उपलब्ध हो गई हैं और इस वजह से हमारी जो पुरानी लोक कलाएं थी और उनसे जुड़े हुए जो लोक कलाकार हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। कहानी में जैसा कि आपने पढ़ा, लुट्टन नाम का एक पहलवान है जो किसी समय बहुत लोकप्रिय रहा। उसकी बड़ी इज्जत समाज में होती थी। राजा ने उसे अपने यहाँ संरक्षण दिया था, अपने दरबार में उसको रखा था। उसकी कुश्ती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। तो वो एक समय था जब हमारी लोक कलाओं का बड़ा सुनहरा दौर वो था और हमारी लोक कलाओं और उससे जुड़े जो कलाकार थे उनको बड़ा सम्मान मिलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और जो हमारी मनोरंजन की चीज़ें हैं वो बदली और उसके साथ जो लोक कलाकार और लोक कलाएं हैं वो खतरे में पड़ते गए। कहानी में हमने पढ़ा था कि किस तरह राजा जब बूढ़े हो गए और उनकी जगह पर उनका बेटा जो विदेश से विलायत से पढ़कर आया था वो जब राजा बना तो आते ही उसने किस तरह से लुट्टन को तुरंत अपने दरबार से, अपने राजमहल से बेदखल कर दिया, क्योंकि उसको कुश्ती जैसे खेल में कोई रुचि नहीं थी और वो घुड़सवारी और दूसरे जो खेल थे उनमें उसकी रुचि थी। तो इस तरह से उसने लुट्टन को वहाँ से बेदखल कर दिया। तो राजा का बदलना ये एक व्यक्ति का बदलना नहीं है बच्चों। ये पाठ को पढ़ते समय हमने चर्चा की थी कि ये एक व्यवस्था के बदलने की ओर संकेत करता है, समय के बदलने की ओर संकेत करता है। कहानी में जो राजा है वो एक पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। इसी तरह से जो लुट्टन है वो केवल कुश्ती की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, सभी हमारी जो लोक कलाएं हैं उन तमाम लोक कलाओं का प्रतीक है लुट्टन पहलवान। किस तरह से हमारी लोक कलाएं, वो चाहे गायन से संबंधित हो, वादन से संबंधित हो, नृत्य से संबंधित हो, अभिनय से संबंधित हो, वो सारी लोक कलाएं आज धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप दे सकते हैं किस तरह से कठपुतली एक हमारी लोक कला का प्रतीक है। कठपुतली पपेट शो जिसको हम कहते हैं, तो कठपुतली का शो, कठपुतली का नृत्य, कठपुतली का जो मनोरंजन है वो किसी समय बहुत प्रसिद्ध था। बच्चे और सभी बड़े भी उसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कठपुतली नचाने वाले या कठपुतली का शो दिखाने वाले लोग भी आपको नज़र नहीं आएंगे और कठपुतली का शो भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही दुर्लभ ये हो गया है। तो इसका कारण यही है कि आज कठपुतली को देखने वाले, उसे पसंद करने वाले नहीं मिलते हैं और इस वजह से हमारे वो लोक कलाकार, उनका वो रोज़गार भी ख़त्म हो गया और वो हमारी लोक कला भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो ये एक उदाहरण है। इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, गीत संगीत से जुड़े हुए। तो ये कुश्ती भी एक इसी तरह की हमारी लोक कला थी। दंगल हुआ करते थे, मेले लगते थे, उन मेलों में दूर दूर से पहलवान आते थे और वो अखाड़े में कुश्ती करते थे और उस दंगल को देखने के लिए आसपास के गांवों से तमाम लोग इकट्ठे होते थे और बड़ा मनोरंजक वो दृश्य होता था। मेले का वो बड़ा आकर्षण होता था। लेकिन आज उस तरह के मेले नहीं हैं और ना ही उस तरह के दंगल आयोजित होते हैं और हमारे लोक कलाकार जो पहलवान थे वो अब एक तरह से लुप्त हो गए हैं या वो जो लोक कला थी वो लुप्त हो गई है। क्रिकेट और इस तरह के दूसरे खेलों ने और टेलीविज़न की दुनिया ने, इंटरनेट ने हमारी तमाम पुरानी चीज़ों को बहुत प्रभावित किया है और तकनीक के इस अत्यधिक विकास और इस उपलब्धता से हमारी सारी लोक कलाएं खतरे में पड़ गई है। तो ये पाठ हमें उन लोक कलाओं को बचाने, उनको संरक्षित करने और इन लोक कलाकारों को सम्मान देने के बारे में जागरूक करता है।
इस तकनीक के अत्यधिक फैलाव के बावजूद क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इन लोक कलाओं को कुछ हद तक बचा सकें या हमारी इस विरासत को हम किसी तरह सहेज सकें। तो इस पाठ में इन सब बातों की चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। ये पाठ आप पुस्तक से भी पढ़ चुके होंगे। अब हम आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। और प्रश्नोत्तर जो आपकी पुस्तक में है, पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर है उनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो पाठ में दूसरी व्याख्याएं और दूसरे प्रश्न हैं उन पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों को यहाँ लेता हूँ इस वीडियो में। आप देखें, पहला प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक का है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। तो ये ढोल का जो महत्व कुश्ती के अंदर होता है वो इस पाठ में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। लुट्टन तो कहता है कि ढोल ही मेरा गुरु है, तो ढोल की आवाज़ पर ही वो सारे अपने दांव पेच खेलता है। तो कुश्ती के समय जो ढोल की आवाज़ है उसमें और लुट्टन के दांव पेच में एक गहरा तालमेल है। लुट्टन ढोल की आवाज़ पर अपने कानों को लगा कर रखता है और ढोल से उसे एक ऊर्जा मिलती है, एक स्फूर्ति मिलती है। और ढोल जब ध्वनि उसकी बदलती है तो उसके साथ ही लुट्टन को लगता है जैसे ढोल उसको कमांड दे रहा है, ढोल उसको कह रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जैसे कुछ ढोल की जो ताने हैं, ढोल की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो हमने पाठ में पढ़ी है। जैसे धाक धिना तिरकट तिना, तो पाठ में लुट्टन को लगता है कि धाक धिना तिरकट तिना जब भी ढोल बजता है उसे लगता है दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। इस तरह से ये ध्वनि उसके मन में एक साउंड पैदा करती है। तो हमारे मन में ये ध्वनियाँ, आप इस पर दूसरी राइमिंग भी जोड़ सकते हैं बच्चों। धाक धिना तिरकट धिना, दाव काटो बाहर हो जा, ये लुट्टन के लिए है। आप इस पर अपनी राइमिंग जोड़ सकते हैं। धाक धिना और पढ़ ले, तिरकट तिन्ना, धाक धिना तिरकट तिन्ना, और पढ़ ले एग्ज़ाम आ गया, और पढ़ ले एग्ज़ाम आ गया, परीक्षा आ गई। इस तरह की ध्वनि हम इस पर सेट कर सकते हैं। चटाक चटदा, चटाक चटदा, उठा पटक दे, उठा पटक दे, चटाक चटदा, जरा सा पढ़ ले, जरा सा पढ़ ले। तो ये ध्वनियाँ हमें नई ध्वनियाँ आप इस पर अपनी फिट कर सकते हैं। धिना धिना धिक धिना, चित्त करो चित्त करो, धिना धिना धिक धिना, ये तमाम ध्वनियाँ हैं। और ये ढोल की आवाज़ है जो लुट्टन को बहुत ही सहारा इससे मिलता है और एक तरह का मार्गदर्शन इससे मिलता है। प्रश्न की आखिरी बिंदु है कि आपके मन में ये ध्वनियाँ किस तरह का भाव पैदा करती है। तो हम कह सकते हैं कि इन ध्वनियों से हमारे मन में उत्साह का संचार होता है, एनर्जी और ऊर्जा हमें मिलती है। ढोल में वाकई एक ताकत है। ढोल जब भी बजता है आपके पाँव थिरकने लगते हैं और आपका मन उत्साह से भर जाता है। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो लुट्टन के जीवन में आपने पाठ में पढ़ा बच्चों, उसका जीवन कई मोड़ से गुजरता है, कई पड़ाव से गुजरता है। संक्षेप में आप उसकी कहानी को देखें तो बहुत बचपन में उसकी माँ और पिता का निधन हो जाता है। लुट्टन बहुत छोटी उम्र में उसका विवाह हो जाता है और फिर सास के द्वारा ही उसकी देखरेख की जाती है। इतनी छोटी उम्र में उसका विवाह होता है। तो ये उसके जीवन का पहला पड़ाव है जहाँ पर कष्ट है, अभाव है, परेशानियाँ है, माता पिता का साया उसके सर से उठ गया है। उसके बाद लेकिन सास के ससुराल में, जो अपने ससुराल में उसको बहुत अच्छी देखरेख मिलती है, अच्छा खाने पीने को मिलता है और इस वजह से वो एक अच्छा पहलवान वहाँ पर बन जाता है और कुश्ती का शौक़ उसे है। और इस वजह से वो कुश्ती के अखाड़े में एक दिन अचानक ही उतर जाता है और इलाके के सबसे मशहूर जो चांद सिंह नाम का जो पहलवान है उसको चित्त कर देता है। और यहाँ से लुट्टन के जीवन में एक दूसरा पड़ाव आता है और लुट्टन बहुत मशहूर पहलवान के रूप में वहाँ पर खुद को साबित करता है। बहुत मशहूर पहलवान वो वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो वहाँ का राजा है वो उसको अपने राज दरबार में जगह देता है। ये उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन उसके जीवन में अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो तब आता है जब राजा बूढ़े हो जाते हैं और विलायत से उनका बेटा पढ़कर आता है और वो राजगद्दी पर बैठता है और आते ही वो लुट्टन को उसके दोनों बच्चों के साथ वहाँ से बेदखल कर देता है। तो ये लुट्टन के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यहाँ से जो लुट्टन का राजमहल से बेदखली है वो कहानी में हमें दर्शाती है कि किस तरह हमारी लोक कलाएँ अब धीरे धीरे उनका सम्मान घट गया है और उनके कलाकारों को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये लुट्टन के जीवन के पड़ाव हैं। आखिर में आप देखते हैं कि लुट्टन के दोनों बच्चे जिनको वो पहलवान बनाना चाहता था वो महामारी की वजह से मर जाते हैं और आखिरकार लुट्टन को भी
उसी महामारी का शिकार होना पड़ता है। और इस तरह से लुट्टन का मर जाना और उसके बच्चों का मर जाना पूरी तरह से लोक कलाओं के ख़त्म होने की ओर इशारा करता है। ये बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही सांकेतिक है। लुट्टन के बच्चों का मर जाना यानी हमारी लोक कलाओं का भविष्य ख़त्म हो गया है। तो ये इस कहानी में लुट्टन के जीवन के पड़ाव हैं। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। कहानी को पढ़ने पर बच्चों आप ये बात जानते हैं कि लुट्टन ने पहलवानी की कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु उसने नहीं बनाया है, और जो कुछ भी उसने सीखा है वो अपने शौक़ से और अपने ढोल की आवाज़ से ही उसने सब कुछ सीखा है। जो दाव पेच जो चलता है वो ढोल की आवाज़ से ही चलता है। तो इस तरह से लुट्टन का कोई गुरु नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लुट्टन ने ढोल को ही अपना गुरु माना है और ढोल की आवाज़ पर ही वो अपने सारे दाव पेच खेलता है। इसलिए लुट्टन का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि कोई पहलवान कोई गुरु उसका पहलवान कोई गुरु उसका नहीं है, ये ढोल ही उसका गुरु है। बच्चों आप देख सकते हैं सीबीएसई द्वारा ये प्रश्न वर्ष 2008 और 2009 में पूछा गया है, ऐसा वेबसाइट पे लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह से आप अपने शौक़ से और अगर आपके भीतर इच्छा है, लगन है, तो आप किसी भी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत बार अगर आपको कोई गुरु नहीं भी मिल पाता है तो आप बिना गुरु के भी दूसरे तरीक़ों से चीज़ों को जान और सीख सकते हैं। एकलव्य की कहानी आप जानते ही हैं, किस तरह एकलव्य ने बिना द्रोणाचार्य की मदद के धनुर्विद्या सीखी थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वर्ष 2009, 2011 और 2015 में ये पूछा गया है। गांव में महामारी फैली है। पाठ के शुरू में आपने बहुत विस्तार से इसको देखा। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, लाशें उठ रही है हर दिन हर घर से, और पूरा गाँव एक निस्तब्धता में, एक खामोशी में डूबा हुआ है। तो ये महामारी का पूरा दृश्य है। और इसी महामारी में लुट्टन के दोनों बेटों का भी निधन हो जाता है। और जिस दिन लुट्टन के बेटों का निधन होता है, उनके अंतिम संस्कार के बाद लुट्टन रात में हर रोज़ की तरह उसी तरह से ढोल बजा रहा होता है। तो बड़ा अस्वाभाविक लगता है कि इस तरह बेटों के निधन के बाद लुट्टन ढोल क्यों बजा रहा है। तो ये लुट्टन के लिए लेकिन ये अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ढोल लुट्टन का गुरु है। और आज लुट्टन जो है वो सबसे अधिक मुसीबत में है, बहुत अधिक दुखी है। तो इस दुख और मुसीबत के समय एक तरह से वो अपने गुरु की शरण में है। हमेशा ही लुट्टन को ढोल से एक ऊर्जा मिलती है, सहारा मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो आज भी जबकि वो बहुत अधिक दुखी है, उसको हिम्मत और सहारा उसी ढोल से मिल रहा है। ढोल उसे बहुत प्रिय है, ढोल का वो बड़ा सम्मान करता है, और इसलिए वो रात भर ढोल बजाता रहता है और अपने बेटों की जो मृत्यु का जो दुख है उसे वो किसी तरह कम करने की कोशिश करता है। तो जो उत्तर है वो साथ के साथ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ जो दिए गए हैं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उत्तर भी आप साथ में समझें। ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान ने अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई, साथ ही अपने बेटों के अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। तो एक तरह की जीवटता का प्रतीक है ढोल। लुट्टन बहुत ही जीवट व्यक्तित्व का धनी है, और इस वजह से वो अपने बेटों की मृत्यु के दुख को भी इस तरह से कम करता है कि ढोल बजा करके वो न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी उत्साह बढ़ाता है। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा गांव जबकि महामारी से जूझ रहा है, हैजे की महामारी फैली हुई है और लोग हर दिन मर रहे हैं, ऐसे में लुट्टन का जो ढोल है वो पूरे गांव को एक उत्साह से भरता है। जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पूरा गांव खामोशी में डूबा हुआ है, एक निस्तब्धता एक छाई हुई है, एक मृत्यु की शांति छाई हुई है, ऐसे में लुट्टन का जो ढोल है वो पूरे गांव में एक तरह की संजीवनी शक्ति भरता है। गांव के लोग सोचते हैं कि कोई तो है जो कम से कम इस बुरे वक्त में भी हिम्मत बनाए हुए है और हमें भी हिम्मत बंधा रहा है। ये संजीवनी का संचार करती है। इस तरह से लुट्टन का जो ढोल है वो पूरे गांव में सभी बच्चे और बूढ़ों के मन में एक उत्साह का संचार करता है। दंगल का दृश्य उनके सामने उपस्थित हो जाता है। स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायुओं में जैसे बिजली दौड़ जाती है।
स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु, जो नर्वस सिस्टम है लोगों का, जो निराशा और अवसाद उनके भीतर बैठ गया है, स्पंदन शक्ति यानी उनकी हिलने डुलने की शक्ति ही खत्म हो गई है, उनके स्नायुओं में, उनके तंत्रिका तंत्र में लोग इतने हताश और निराश हैं। उनमें जब ढोल की आवाज़ गूंजती है उनके कानों में, उन लोगों के, तो एक तरह से उसमें बिजली दौड़ जाती है, वो लोग उत्साह से भर जाते हैं और इस तरह से मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती है लुट्टन की ये ढोलक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय का दृश्य अलग होता है, सूर्यास्त का दृश्य अलग होता है। ये दोनों दृश्य पाठ में बहुत विस्तार से दिए गए हैं बच्चों। सूर्योदय चूँकि नया दिन शुरू होता है, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नएपन की शुरुआत वहाँ से होती है। चूँकि ये गांव महामारी में डूबा हुआ है, इसलिए इस गांव की सुबह भी बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन फिर भी रात की तुलना में कुछ उत्साहजनक है, कुछ थोड़ी सी हिम्मत लोगों को मिलती है। हालांकि लाशें उठ रही है, शमशान की ओर लोग लाशों को लेकर जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह के समय थोड़ी सी हलचल गांव में दिखाई देती है, लोगों में बातचीत दिखाई देती है, लोग एक दूसरे को ढाढ़स बना रहे हैं। यहाँ पर जो उत्तर दिया है वो थोड़ा और विस्तार से आपको समझना है, आपकी पुस्तक में दिया है, उसको देखें कि सुबह में क्या क्या हरकत गांव में हो रही है। रात में तो सिर्फ किसी के कै करने की, किसी के कराहने की आवाज़ ही सुनाई देती है, या फिर हमने पढ़ा था कि सियार और गीदड़ और सियार और जो उल्लू हैं वो रात में बोल रहे हैं, जो कि माहौल को डरावना बना रहे हैं। तो सूर्यास्त के बाद तो ये दृश्य है, गांव पूरा महामारी में डूबा है, तो सूर्यास्त के बाद कहीं से कोई आवाज़ नहीं, हर कोई डरा सहमा सा अपने घरों में, झोंपड़ियों में दुबक गए हैं। हालांकि रोने की और कराहने की आवाज़ रात भर भी आती रहती है। तो सुबह का और शाम का जो सूर्यास्त का दृश्य है वो अलग अलग है, थोड़ा उसमें अंतर है, इसको आप समझें। अगला प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ये बात तो आप जानते हैं बच्चों, पुराने समय का ये शगल था, राजाओं का ये शौक था और वो पहलवानों को अपने यहाँ रखते थे। लेकिन ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? कई कारण है, आप अपने सामान्य ज्ञान से भी इस बात को लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। मनोरंजन के साधन बदल गए हैं, हमारे शौक के साधन बदल गए हैं, लोगों का जीवन शैली बदल गई है, इतना समय लोगों के पास नहीं है कि लोग इस तरह से मेलों में इकट्ठे होकर के और कुश्ती देख सकें। तो बहुत सारी बातें इसमें आप लिख सकते हैं। सुविधाएं इस तरह से हो गई है कि आप घर बैठे ही कुश्ती या इस तरह के मनोरंजन के तमाम दूसरे विकल्प आपको टेलीविज़न और इंटरनेट पर मिल जाते हैं। तो उस तरह से अब राजा भी नहीं है और राजाओं के वो शौक़ भी नहीं है। यहाँ उत्तर भी दिए हुए हैं साथ के साथ, आप देख सकते हैं। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे, मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए। दूसरा प्रश्न है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? दूसरे बहुत सारे खेल हैं, यहाँ एक सूची दी गई है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल। इसके अलावा अब तो आप देखते हैं कि जो वीडियो गेम है, जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के जो गेम हैं, उन्होंने इन तमाम दूसरे जो गेम यहाँ दिए गए उनको भी एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। आज के बच्चे उस पर अधिक समय दे रहे हैं मोबाइल पर, जो कि बहुत हद तक नुकसानदायक भी है और शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला वो काम है। जबकि आप जब फील्ड पर गेम खेलते हैं तो उससे आपको एक ऊर्जा और एक एनर्जी मिलती है और स्वास्थ्य आपका बहुत उससे तंदुरुस्त रहता है। तो ये दूसरे गेम यहाँ कुछ आप बता सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को, किसी भी खेल को प्रिय बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि लोगों में उसके प्रति थोड़ी रुचि कहीं बची हुई हो, तो ही वो खेल प्रिय हो सकता है। दूसरा, उसमें किसी तरह लोगों को रोज़गार मिलता हो, केवल खेलने से नहीं होगा, उसमें कुछ रोज़गार, कुछ पैसा हो। क्रिकेट आज इतना लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि उसमें पैसा बहुत अधिक है, खेलने वालों, देखने वालों, उसका आयोजन करने वालों, सबको उसमें पैसा मिलता है और इस वजह से क्रिकेट लोकप्रिय होता जा रहा है। तो कुश्ती को भी हम लोकप्रिय बना सकते हैं, कुश्ती की प्रतियोगिताएं की जा सकती है, विद्यालय स्तर पर उसको खेलों में विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकता है, सरकारों द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जा सकती हैं कुश्ती को लेकर के। जैसे अभी आपने देखा कबड्डी प्रो के नाम से जो आयोजन हो रहा है IPL की तरह, कबड्डी के खेल को प्रोत्साहन उसमें दिया जा रहा है। तो कबड्डी भी एक इसी तरह का खेल है कुश्ती की तरह ही, जो गांव और देहात में बहुत लोकप्रिय रहा है, बहुत उसको चाहने वाले रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। तो अब कबड्डी प्रो से उसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ठीक वैसे ही कुश्ती का भी आयोजन किया जा सकता है और इस तरह के कार्यक्रमों से इसको
आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ कुछ व्याख्याएं हैं, ये व्याख्याएं पाठ में पढ़ते समय हमने जान ली है। आशय स्पष्ट करना है तो व्याख्या से संबंधित प्रश्न बच्चों कोई भी आपके पाठ्य पुस्तक की कोई भी जो पंक्ति है पाठ की उसकी व्याख्या आ सकती है, उसको पाठ पढ़ते समय आप समझते जाएं और बस जो अर्थ उसका है वही उसकी व्याख्या में हमको लिखना है। यहाँ पर एक व्याख्या दी है, उसको थोड़ा सा देख लें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो इसका आशय बताना है। तो इसका आशय ये होगा कि रात्रि का दृश्य है, आप पूरा प्रसंग देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। रात्रि का दृश्य है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और धरती पर कहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, निस्तब्धता छाई हुई है। ऐसे में लेखक कहना चाह रहा है कि ना पृथ्वी पर कोई उम्मीद की किरण बची है और ना ही आकाश में कोई उम्मीद की किरण बची है। आकाश यहाँ इशारा करता है किसी दैवीय चमत्कार का, किसी ऐसी ऊर्जा का जहाँ से उन्हें कोई उम्मीद बची हो। तो कोई तारा आकाश से टूटकर अगर पृथ्वी पर आना भी चाहता है, यानी आकाश से कोई उम्मीद उनको लगती है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, ईश्वर कुछ ऐसा कर दे कि ये महामारी खत्म हो जाए, लेकिन वो तारा भी पृथ्वी तक पहुंचता नहीं है और इस तरह से वो उम्मीद भी उनकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा आप समझें, एक तो प्रकृति का मानवीकरण है, रात तारे जो है वो हंस रहे हैं और आकाश से भावुक तारा, ये मानवीकरण है। आपको मानवीकरण अलग से मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है और मैंने बता दिया पृथ्वी पर भी कोई उम्मीद नहीं, आकाश से भी कोई उम्मीद नहीं, ये इसका आशय है। बाकी आप इसमें और विस्तार से पढ़ लें और आगे बढ़ते हैं। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया मानवीकरण अलंकार, ये अलग से अलंकार का विषय है, अलग से हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में फिर बता दूं, मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है अमानवीय और प्राकृतिक चीज़ों पर मनुष्य के गुणों को जहाँ पर दर्शाया जाए वो मानवीकरण होता है। जैसे हम कहें फूलों का मुस्कुराना, तो फूल अमानवीय वस्तु है लेकिन मुस्कुराना मनुष्य का लक्षण है, तो वहाँ पर उसे हम मानवीकरण कहेंगे। तारों का आंखें झपकाना, ये मानवीकरण है। तारे आंखें झपकाना तारों का लक्षण नहीं है, लेकिन ये मानवीकरण के हिसाब से कविता में इस तरह से कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं मानवीकरण के, जहाँ कहीं भी आपको अमानवीय चीज़ों पर मनुष्य के लक्षण दिखे वो मानवीकरण होता है। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपदा स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। तो यह प्रश्न बच्चों आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। यहाँ पर तो कल्पना के आधार पर लिखा गया उत्तर है, लेकिन आप और हम वर्तमान में जिस महामारी से जूझ रहे हैं उसको देख करके आप अपना अनुभव इस प्रश्न में सीधे सीधे लिख सकते हैं। मलेरिया और हैजा भी महामारी है और बहुत बार इसने नुकसान किया है मानवता का, बहुत सारे लोगों की जान इसमें चली जाती है। लेकिन कोरोना 19 जो महामारी है, कोरोना वायरस जो महामारी है, वो किस तरह से आज फैली हुई है पूरी दुनिया में और उसकी वजह से जो दुनिया में जान जा रही है लोगों की, वो सारा वर्णन आप इसमें कर सकते हैं। आप इस आपदा का सामना कैसे करेंगे, हर महामारी से जूझने के लिए कुछ विशेष सावधानियां होती है। कोरोना वायरस के लिए भी आप टेलीविज़न पर और न्यूज़पेपर में और अपने आसपास रोज़ देखते सुनते हैं क्या क्या सावधानी हमको रखनी है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। ये तमाम बातें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न मैं समझता हूँ आप स्वतः कर लेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हालांकि ये प्रश्न अब इस महामारी को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी, कला और जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। प्रश्न हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, किस तरह से कलाएं जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आप समझ सकते हैं, कभी आप बहुत उदास होते हैं तो आपका मन होता है आप कोई गाना सुन लें, कोई ऐसा संगीत सुन लें जिससे आपका मन ठीक हो जाए। कभी आप बहुत खुश होते हैं तब भी आपका गाना सुनने का, संगीत सुनने का या गाना गुनगुनाने का मन करता है। ये दर्शाता है कि इन कलाओं का हमारे जीवन में क्या संबंध है, ये कलाएं किस तरह से हमारे जीवन से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। ये कला गायन की हो सकती है, वादन की हो सकती है, संगीत की हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, मूर्ति कला हो सकती है, आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, कोई भी तरह की आर्ट हो सकती है। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जीवन में इन कलाओं का हमारे बहुत महत्व है। ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। इसके बाद
ये भाषा की बात के प्रश्न हैं जो सरल हैं। आपको इनमें इस्तेमाल होने वाले शब्द बताने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के 5 शब्द, क्रिकेट के क्षेत्र के 5 शब्द, न्यायालय के 5 शब्द और शिक्षा के क्षेत्र के 5 शब्द, ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये व्याख्या संबंधी प्रश्न है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि व्याख्या आपको पाठ पढ़ते समय जो हमने चर्चा की है वहाँ से व्याख्या का अर्थ आपको लिखना है इसमें। फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और भी दिए हुए हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की वो हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। कुछ और प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं पाठ के भीतर से। तो अगर हमने पाठ को विस्तार से पढ़ा है, ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो फिर कोई भी प्रश्न पाठ में से कहीं से भी आए हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यह कहानी रेणु को आंचलिक कहानीकार बनाती है, इस पर मैं विस्तार से बता चुका हूँ। आंचलिक कहानी यानी किसी अंचल विशेष की कहानी जिसमें किसी क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय विषय को उठाया जाए तो वो आंचलिक कहानी होती है। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कथाकार माना जाता है हिंदी में। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जो कि हिंदी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये कहानी भी रेणु की आंचलिक कहानी है, क्योंकि इसमें ग्रामीण अंचल का, एक गांव देहात का पूरा चित्रण है और हमारी लोक कलाओं का चित्रण है। तो आप इस कहानी के आधार पर भी कह सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जो कि इस कहानी के लेखक हैं वो आंचलिक कथाकार हैं और ये कहानी भी एक आंचलिक कहानी है। लुट्टन पहलवान की पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपको बता चुका हूँ किस तरह से 9 साल की उम्र में उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है, उसकी शादी कम उम्र में हो जाती है और फिर विधवा सास उसका पालन पोषण करती है और वहीं पर उसका पहलवानी और कुश्ती का शौक़ आगे बढ़ता है। फिर है गांव में फैली महामारी से उत्पन्न गांव की दशा का चित्रण कहानीकार ने किस प्रकार किया है, वो आप पूरे पाठ में पढ़ चुके हो। महामारी ने किस तरह से गांव को पूरा एकदम सहम गया है, पूरा गांव, निस्तब्धता फैली हुई है गांव में और पूरा वर्णन उसका दिया हुआ है। सुबह का वर्णन कैसा है, शाम का सूर्यास्त का वर्णन कैसा है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद कहानी में संवाद योजना यानी डायलॉग कहानी के कैसे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। तो आप कह सकते हैं कि इसके डायलॉग बहुत सुंदर हैं, भाषा उनकी जो कल के अनुकूल है, सरल है और संवाद जो है बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहुत सटीक है, प्रभावी है। ये सब बातें हमको इस कहानी में देनी है। कहानी का संदेश मैं आपको बता चुका हूँ। लोक कलाओं को बचाने के लिए ये कहानी लिखी गई है, लोक कलाओं के प्रति लगाव पैदा करने के लिए ये कहानी लिखी गई है और साथ ही ये चिंता भी प्रकट की गई है कि हमारी लोक कलाएँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, हम उन्हें किसी तरह बचाएं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दिनचर्या संबंधी आप देख सकते हैं, ये महामारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है। पुरानी व्यवस्था यानी जो पुराने राजा हैं, बूढ़े राजा साहब, वो किस तरह से उनके शौक़ अलग हैं और उनकी व्यवस्था अलग है, लेकिन जो नए राजा साहब आते हैं वो पुराने तमाम चीज़ों को बदल देते हैं और व्यवस्था को बदल देते हैं। लुट्टन पहलवान और उसके बच्चों को वहाँ से बेदखल कर देते हैं। तो ये व्यवस्था के टकराव का प्रश्न है। जब भी व्यवस्था बदलती है, जब भी राजा बदलता है, आज के समय में लोकतंत्र में भी जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलते हैं तब भी नीतियाँ बदल जाती है, व्यवस्थाएँ बदल जाती है। तो ये सत्ता के साथ चलता रहता है, सत्ता बदलने से व्यवस्था बदलती है। तो ये कुछ प्रश्न है बच्चों। कुछ और प्रश्न पाठ में बन सकते हैं। आपके मन में अगर कोई और प्रश्न हो तो आप उसको भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और प्रश्न अगर आपके मन में कहीं किसी भी तरह की दुविधा हो, कोई प्रश्न बनता हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नोत्तर का सेशन कुछ समझ में आया होगा और ये प्रश्न जो हमने चर्चा की है वो ज़रूर आपको ठीक ठीक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई शब्द हो, किसी वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे संपर्क करें और फिर हम और विस्तार से उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।